अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है स्टूडेंट्स? खैरियत से हो सब? बेहतरीन। अच्छा भाई बच्चों, देखो बहुत सिंपल सी चीज है। आज हमने पढ़ना है परचेस अगेंस्ट एडवांस। परचेस अगेंस्ट एडवांस। एक डेट होगी एडवांस पेमेंट की, ये पहले आएगी। और टाइम, चलो ऐसे टाइम ऑफ परचेस, टाइम ऑफ पेमेंट कर, इसमें टाइम ऑफ पेमेंट पहले होगा, इसमें टाइम ऑफ पेमेंट पहले होगा बिफोर और टाइम ऑफ परचेस ये बाद में आया करें। अच्छा, टाइम ऑफ परचेस क्या होता है ये मुझे उम्मीद है आप लोगों को पता। टाइम ऑफ परचेस, टाइम व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर। और परचेज उस दिन रिकॉर्ड होती है जिस दिन गुड्स सप्लायर से रिसीव होते हैं। आप एडवांस में पेमेंट कर दोगे, एडवांस में पेमेंट कर दोगे, मगर परचेज आपको बाद में होगा। देखो एंट्री क्या होगी, टाइम ऑफ पेमेंट पे आपका कैश या बैंक क्रेडिट हो जाएगा। आपका देखो कैश या बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि कम हो जाएंगे। मगर यहाँ पर डेबिट, अब आपको पता है हम परचेस नहीं करेंगे, यहाँ पर डेबिट परचेस नहीं कर सकते। कौन बताएगा परचेज क्यों नहीं डेबिट कर सकते? परचेज क्यों नहीं डेबिट कर सकते? परचेज इसलिए डेबिट नहीं कर सकते क्योंकि परचेज इसलिए डेबिट नहीं कर सकते, परचेज इसलिए डेबिट नहीं कर सकते क्योंकि अभी गुड्स रिसीव ही नहीं हुए। तो जब तक गुड्स रिसीव नहीं होते, जब तक गुड्स रिसीव नहीं होते तो तब तक आपने एक्सपेंस इनकर ही नहीं किया। और जब तक एक्सपेंस इनकर नहीं होगा तब तक परचेज रिकॉर्ड नहीं होगी। जब तक एक्सपेंस इनकर नहीं होगा तब तक परचेज रिकॉर्ड नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको याद होना चाहिए, यहाँ पर जो होता है ना टाइम ऑफ पेमेंट पे, अगर आपने कैश पे कर दिए, यहाँ पे आपका जो कैश था ना, आपने कैश पे कर दिए और आपका कैश जो है किसी दूसरे बंदे के हाथ में चला गया। बड़ी ध्यान से समझना, कैश पे किए, आपका कैश इन हैंड कम हो गया, आपका कैश इन हैंड आपके पास से चला गया और ये आपका कैश इन अदर्स हैंड चला गया है। ठीक है, कैश इन हैंड आपका माइनस हो गया और जो दूसरे बंदे के पास कैश था वो आपके पास चला गया है। कैश इन सप्लायर्स हैंड, आपका कैश आपके हैंड से निकल के किसके पास चला गया? कैश इन सप्लायर्स हैंड। आपका कैश आपके पास से निकल के कहाँ चला गया? सप्लायर्स के पास चला गया है। ठीक है, आपका कैश आपके पास से निकल के सप्लायर्स के पास चला गया है, मगर आपके टोटल टोटल एसेट्स आपके क्या होते हैं इस केस में? अनचेंज्ड रहते हैं, अनचेंज्ड रहते हैं। आपके टोटल एसेट्स क्या होंगे? अनचेंज्ड रहते हैं। क्यों? बड़ी सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास ये पेन है, ये पेन अगर मैं आपको दे दूं और इसके बदले आप मुझे कोई चीज ना दो,
अगर ये पेन मैं आपको देता हूँ और इसके बदले आप मुझे कोई चीज़ नहीं देते, कोई पैसा नहीं देते, तो कोई कुछ भी नहीं देते, इसका मतलब है ये पेन मेरा ही है, मैंने आपको कुछ देर के लिए वैसे ही दिया है। जब तक आप मुझे इस पेन के बदले कोई चीज़ नहीं दे दोगे, तब तक ये पेन क्या होगा, ये मेरा ही रहेगा। भाई ये फिलॉसफी, ये बात समझ आ रही है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने दोस्त से कहते हो यार मेरा थोड़ी देर के लिए अपना कैलकुलेटर तो दे। तो आप अपने दोस्त को कैलकुलेटर देते हो अपना, और अगर वो उस कैलकुलेटर के अगेंस्ट पैसे नहीं देता आपको, उस कैलकुलेटर के अगेंस्ट कोई दूसरी चीज़ आपको नहीं देता, इसका मतलब है कि वो कैलकुलेटर तब तक आपका ही रहेगा जब तक वो उस कैलकुलेटर के बदले कोई दूसरी चीज़ आपको ना दे दे। ऐसे ही आप फ़र्ज़ करो कि आपने एक बंदे को एडवांस पैसे जमा कराए हैं, तो वो पैसे उसके पैसे तब तक नहीं बनेंगे, जब तक वो उसके अगेंस्ट कोई चीज़ आपको नहीं दे देगा। आपने सप्लायर को पैसे दिए और सप्लायर ने जब तक आपको गुड्स डिलीवर नहीं कर देने, तब तक वो पैसे आपके ही हैं, तब तक वो पैसे सप्लायर के नहीं हैं। आपके टोटल एसेट्स में कोई चेंज नहीं आया, आपके टोटल एसेट्स अनचेंज रहे। आपने अपनी जेब से पैसे निकाले, सप्लायर की जेब में रख दिए, आपके टोटल एसेट्स अनचेंज रहेंगे जब तक आपको सप्लायर की तरफ से कोई बेनिफिट ना मिल जाए। सप्लायर के पास आपके पैसे इमानत के तौर पर पड़े हुए हैं, सप्लायर के पास आपके पैसे इमानत के तौर पे पड़े रहे हुए हैं। इसीलिए अगर सप्लायर गुड्स डिलीवर ना करे, तो आप आगे से उसको क्या कहोगे? आप कहोगे भई मेरे पैसे कब वापिस करोगे? अगर सप्लायर गुड्स डिलीवर ना करे, तो आप आगे से उस सप्लायर को ये बात कहोगे, "ओ भाई अगर तुमने गुड्स डिलीवर नहीं किए, तो मेरे पैसे वापस करो, मेरे पैसे वापस करो।" अच्छा तुमने गुड्स डिलीवर नहीं करने? कोई बात नहीं, मेरे पैसे वापस करो। इसका मतलब है वो पैसे हमेशा से हमारे ही थे, वो पैसे उसके हुए ही नहीं थे। जब तक वो हमें उन पैसों के अगेंस्ट, उस चीज़ के अगेंस्ट जो एसेट हमने उसको डिलीवर किया है, उसके अगेंस्ट कोई बेनिफिट नहीं दे देगा, जब तक हम कोई बेनिफिट रिसीव नहीं कर लेंगे, तब तक वो पैसा हमारा ही रहेगा। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? आपके टोटल एसेट्स इस ट्रांज़ैक्शन से अनचेंज रहेंगे। मेरे पास ये पेन है, ये मैं आपको दे देता हूँ, इसके बदले आप मुझे कोई भी चीज़ नहीं देते, तो मेरे एसेट्स में कोई चेंज आया है? नहीं। मेरे पास बाइक है, कोई बच्चा कहता है कि सर हमें तो मुझे थोड़ी देर के लिए बाइक दें, मैं उसको अपनी बाइक दे देता हूँ, यार चलो चला लो, कोई तुमने जाना होगा काम कर लो। उस बाइक के बदले उसने मुझे कोई चीज़ इन रिटर्न नहीं दी, तो वो बाइक किसकी है? वो बाइक मेरी है ना, मेरे एसेट्स में चेंज तो नहीं आया। आपके पास लैपटॉप है, आपका दोस्त कहता है कि यार मुझे थोड़ी देर के लिए लैपटॉप दो इस्तेमाल करने के लिए, आपने उसको इस्तेमाल करने के लिए लैपटॉप दे दिया, उसने उसके इन रिटर्न आपको कोई पैसा कुछ नहीं दिया, उस लैपटॉप की कीमत के बदले। तो इसका मतलब ये है कि जब तक उसने कोई पैसा नहीं दिया, जब तक कुछ भी नहीं दिया, तब तक वो चीज़ आपकी ही है। ठीक है? ये कॉन्सेप्ट सबको समझ आ रहा है? तो एडवांस पे करने से टोटल एसेट्स अनचेंज्ड रहते हैं। ये नोट लिख लो। एडवांस पे करने से एडवांस पे करने से टोटल एसेट्स अनचेंज रहते हैं। एडवांस पे करने से टोटल एसेट्स अनचेंज्ड रहते हैं। एडवांस पे करने से टोटल एसेट्स अनचेंज्ड रहते हैं। ठीक है? अनटिल जब तक के जब तब कब तक अनचेंज रहते हैं? जब तक इन रिटर्न कोई चीज़ ना मिल जाए। एडवांस पे करने से टोटल एसेट्स अनचेंज रहते हैं, जब तक कोई चीज़ इन रिटर्न ना मिल जाए, जब तक कोई चीज़ इन रिटर्न ना मिल जाए, जब तक कोई चीज़ इन रिटर्न ना मिल जाए। तो रिटर्न इन रिटर्न कोई चीज़ कब मिलनी थी? टाइम ऑफ परचेज़ पे, टाइम ऑफ पेमेंट पे तो इन रिटर्न कोई चीज़ नहीं मिलनी थी। तो टोटल एसेट्स को क्या करना था? अनचेंज्ड करना था। मगर अगर आप कैश या बैंक डेबिट क्रेडिट कर दोगे, आपके एसेट्स तो कम हो जाएँगे। आप कैश या बैंक क्रेडिट कर दोगे तो आपके एसेट्स तो कम हो जाएँगे। इसका मतलब है इन्हीं एसेट्स जितने से कैश या बैंक कम हुआ है, इन्हीं एसेट्स को दोबारा से रिकॉर्ड करना है, डेबिट करना है, यानी कि आपको क्या करना है बच्चों? आपको दोबारा से एसेट ही डेबिट करना है, आपको दोबारा से एसेट ही डेबिट करना है। दोबारा से एसेट ही डेबिट करना है। ये असल में हुआ क्या है, आपके पास कैश इन हैंड कम हुआ है, इसलिए कैश इन हैंड माइनस कर दिया,
और आपका ये कैश किसके पास चला गया, सप्लायर के पास चला गया है। तो सप्लायर के पास तो जो डेबिट करके एसेट रिकॉर्ड करना है वो कौन सा वाला एसेट है, जो सप्लायर के पास गया है, जो सप्लायर के पास गया है, जो सप्लायर के हाथ में गया है, ठीक है। और कैश सप्लायर के हैंड में क्यों दी है, क्यों दिया सप्लायर के हाथ में कैश, सप्लायर के हाथ में कैश इसलिए दिया है क्योंकि आपने उसको एडवांस पेमेंट की है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एडवांस पेड एसेट, एडवांस पेड एसेट के नाम से आप एक एसेट क्रिएट करोगे जिसको डेबिट करोगे टाइम ऑफ पेमेंट पे, परचेज को डेबिट किए बगैर। जिस टाइम पे आपका टाइम ऑफ परचेज आएगा उस टाइम पर आप परचेज रिकॉर्ड कर लोगे, उस टाइम पर आप क्या करोगे बच्चों, उस टाइम पर आप परचेज रिकॉर्ड करोगे, आप परचेज को डेबिट करोगे। और अब ये जो एडवांस पेड एसेट था, जिस दिन उसने आपको इन रिटर्न कोई चीज दे दी उस दिन आपका ये एडवांस खत्म हो गया, उस दिन आपका अब इस एडवांस पे हक नहीं है। उस दिन जो सप्लायर के पास पैसे पड़े थे अब वो आपके नहीं रहे। सप्लायर के पास कौन से पैसे पड़े थे, जो आपने एडवांस दिए थे। अब टाइम ऑफ परचेज पे जब सप्लायर ने आपको वो गुड्स दे दिए तो अब आपने रिटर्न ले लिया अपनी एडवांस पेमेंट का। अब जो सप्लायर के पास एडवांस पैसे थे अब वो आपकी मलकियत नहीं रहे, आपके एसेट्स कम हो गए। कौन से वाले एसेट कम हुआ, आपने जो अपना एडवांस वाला एसेट क्रिएट किया हुआ था, एडवांस पेड एसेट, वो कम हो गया। और एसेट्स कम होते हैं तो उन्हें कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट पे। एसेट्स कम होते हैं तो उन्हें हम क्रेडिट पे रिकॉर्ड करते हैं, देख लो। ये है जी परचेज अगेंस्ट एडवांस। किसी बच्चे को इस कॉन्सेप्ट में कोई कंफ्यूजन, कोई मसला, कोई परेशानी तो मुझसे पूछ ले। चलो गुड। चलो फिर डायरेक्ट एग्जांपल्स करते हैं जिसके अंदर हम एडवांस भी मिक्स करेंगे, हम कैश या बैंक भी मिक्स करेंगे, हम और हम जो है क्रेडिट परचेज की ट्रांजैक्शन भी मिक्स करेंगे और देखते हैं भाई कैसे उन चीजों को हम रिकॉर्ड करते हैं। हम्म, अच्छा, एक्टिविटी 18 से हमने स्टार्ट करना है, एडवांस पेड एसेट। एडवांस पेड एसेट का मतलब है व्हेन वी पे टू सप्लायर इन एडवांस बट गुड्स आर नॉट रिसीव्ड येट फ्रॉम द सप्लायर। जब हम सप्लायर को एडवांस में पैसे पे कर दें मगर गुड्स सप्लायर से रिसीव अभी ना हो, तो इसे कहते हैं एडवांस। इसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, पहली एक्टिविटी 18 देखें, ठीक है। इसमें जो पहली ये ट्रांजैक्शन है, एडवांस ऑफ ₹10 पेड टू सप्लायर, ये है हमारे पास टाइम ऑफ, ये हमारे पास क्या हो गया, टाइम ऑफ पेमेंट। और बच्चों देखो ये पहले आ रहा है और बाद में 10 जनवरी को हमारे पास आ रहा है गुड्स ऑफ ₹10 वर रिसीव फ्रॉम सप्लायर पी, तो ये हमारे पास आ गया टाइम ऑफ परचेज। अब हम सिंपल ये करेंगे, टाइम ऑफ पेमेंट पे आपने ₹10 क्योंकि पे कर दिए हैं तो कैश तो 10 से कम हो गया, कैश कम हुआ लिहाजा उसको क्रेडिट किया 10 से। अच्छा, ये प्लस माइनस का साइन जिधर हो सके आप लिखा करें, ठीक है। अगर ये आपको जिधर हो सके, मेरी भी कोशिश होती है कभी कभार मैं मिस कर देता हूँ मगर मैक्सिमम जितना हो सके आप रिकॉर्डिंग करते वक्त प्लस माइनस साइन लिखा करें। एडवांस ऑफ ₹10 पेड फ्रॉम सप्लायर, तो कैश माइनस हो गया 10 से और डेबिट करेंगे, डेबिट करेंगे एडवांस पेड एसेट, ठीक है। एक एसेट कम किया दूसरा एसेट बढ़ गया, टोटल एसेट्स अनचेंज रहे, ठीक है ना। जितने अमाउंट से एसेट कम किया था उतनी अमाउंट से ₹10 से एसेट कम किया कैश वाला, ₹10 से एडवांस पेड एसेट बढ़ा लिया, टोटल एसेट्स अनचेंज रहे। अब इसमें मैं बड़ी
डिटेल में बता चुका हूँ कि अनचेंज क्यों रहेंगे। सही है। गुड्स और ₹10 वर रिसीव फ्रॉम द सप्लायर पी, ये जो गुड्स थे 10 रुपए के सप्लायर पी से जब रिसीव हो गए तो अब हम डेबिट करेंगे अपनी परचेज एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे 10 का, क्योंकि अब एक्सपेंस इनकर हो गए। और ये जो एडवांस पे किया था एसेट, इसको खत्म कर लेंगे। एडवांस पेड एसेट क्रेडिट, एडवांस पेड एसेट। और एसेट आपको पता है जब कम करना होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो ये हमारे पास थी बच्चों एक्टिविटी नंबर 18। नेक्स्ट ये हमारे पास है एक्टिविटी नंबर 19। आप लोगों को नजर आ रही है, एक्टिविटी नंबर 19 है। एक्टिविटी नंबर 19 में भी हमारे पास दो एंट्रीज हैं। एक हमने 1 जनवरी को करनी है, एक हमने 1 जनवरी को करनी है, जो टाइम ऑफ पेमेंट है, ऑफ एडवांस है। और फिर उसके बाद एक एंट्री है 10 जनवरी को, जो गुड्स रिसीव हुए और रिमेनिंग पेमेंट की। उन्होंने कहा 1 जनवरी को 600 बीइंग 30% एडवांस फॉर पे टू सप्लाई क्यू। इसका मैंने आपको आसान तरीका बताया था कि आपने ये करना है, अगर 30% अमाउंट रुपीज में देखें तो 600 है, तो 100% अमाउंट कितनी होगी, यानी कि टोटल परचेजेस कितने की होगी। अगर 30% 600 है तो 100% कितनी होगी। इसके बाद आप बच्चों ने क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। इसको x ले लेंगे, हम कहेंगे x इंटू 30 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 600। अगर आपको किसी और तरीके से आपने सीखा हुआ है तो ये आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो x टोटल कॉस्ट आपके पास आ गई हमारे पास 2000। अब आप ये देखो 2000 का अगर आप 30% लो तो आपके पास 600 ही है। तो खैर फर्स्ट जनवरी को हमें 600 मिला है, तो हम कह लेते हैं जी एडवांस पेड एसेट 600 से डेबिट रिकॉर्ड करेंगे, और कैश हमने माइनस कर देना, पे कर दिया 600 का। 10 जनवरी को क्या हुआ, 10 जनवरी को उन्होंने ये कहा है कि गुड्स वर रिसीव फ्रॉम सप्लायर क्यू, और जो गुड्स हैं उनकी टोटल कॉस्ट कितनी है 2000 की। एंड वी मेड द रिमेनिंग पेमेंट, और हमने बकाया पैसे पे कर दिए। अब 2000 अगर टोटल कॉस्ट है, 2000, अब ये देखो अगर 2000 टोटल कॉस्ट है तो 600 तो आपने एडवांस में दे दिया था। तो आपने इस 10 जनवरी को कितनी पेमेंट की है, पेमेंट ऑन 10 जनवरी 2000 का 6 माइनस 600, यानी कि आप 70% ले लें, या आपने ₹1400 पेमेंट किए। अब मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ 10 जनवरी को परचेज आप रिकॉर्ड करेंगे जितनी उसकी असल वैल्यू है 2000 से। आपका एडवांस जो एसेट है, एडवांस पेड एसेट, वो अब एडवांस पे हक खत्म हो गया, तो जो क्रिएट किया था 600 का, इसको माइनस करो, 600 से क्रेडिट पे लिखो। और अब जो बकाया पैसे हैं, जो आपने रिमेनिंग पेमेंट कितने 1400 से, तो कैश आपका माइनस हो गया है कितने से, 1400 से। और इस तरह हम ये एंट्री परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम करते हैं एक्टिविटी नंबर 20।
अच्छा, एक्टिविटी नंबर 20 है। 1 जनवरी को 30% एडवांस फॉर परचेज ऑफ गुड्स वर्थ ₹900। 30% advance for purchase of goods worth ₹900 was paid to the supplier R। अब गुड्स है 900 के, उसका 30% एडवांस आपने पे किया 1 जनवरी को। 1 जनवरी को 900 का 30%, यानी कि 270 आपने पे किया। 10 जनवरी को गुड्स वर रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर बाय। 10 जनवरी को आपके पास गुड्स रिसीव हुए, मगर इस दिन आपने रिमेनिंग पेमेंट नहीं की। आपने रिमेनिंग पेमेंट की है 15 जैन को। तो 15 जैन को इसका मतलब है आपने कितने पैसे पे किए होंगे? 900 तो टोटल है, माइनस 270, यानी कि 630 आपने पे किए। अच्छा जी। और 15 जनवरी को भी उन्होंने लिख भी दिया कि वी मेड द रिमेनिंग पेमेंट टू सप्लायर। अब इन 3 तारीखों को एंट्री पास करनी है। आपको बता, बड़ा आसान। 1 जनवरी को मैं ये कहूंगा कि एडवांस पेड एसेट रिकॉर्ड करेंगे। कितने से? 270 से। जितनी पेमेंट की है उतने का एडवांस रिकॉर्ड करेंगे ना, और कैश माइनस कर लेंगे 270 से। इसके बाद हमारे पास आता है 10 जनवरी। 10 जनवरी को हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट क्रेडिट। गुड्स रिसीव हुए हैं, गुड्स की टोटल प्राइस कितनी है? गुड्स की टोटल वैल्यू है 900, तो परचेज बुक करेंगे। परचेज बुक करेंगे 900 से डेबिट। और एडवांस कितना माइनस हो जाएगा? एडवांस पेड एसेट, वो कितना माइनस होगा, यानी कि क्रेडिट होगा। जितना रिकॉर्ड किया था उतना ही खत्म करेंगे ना, 270 जितना रिकॉर्ड किया था। और इस दिन हमारा 630 हम 15 जनवरी को पे कर रहे हैं ना, तो 10 जनवरी को ₹630 क्या होगा? पेबल होगा। तो अब हम अपना यहाँ पर रिमेनिंग वैल्यू जो होगी 630 से हम अपना पेबल, ट्रेड पेबल जनरेट कर लेंगे। ट्रेड पेबल रिकॉर्ड करेंगे, इससे क्रेडिट करेंगे 630 से। 15 जनवरी को क्या होगा? 15 जनवरी को पेबल को पैसे पे करेंगे बकाया। वी मेड द रिमेनिंग पेमेंट। तो कैश कितना पे करने वाला रह गया था? 630, वो कैश माइनस हो जाएगा 630 क्रेडिट, और डेबिट कर देंगे 630 से ट्रेड पेबल। डेबिट का मतलब कि ट्रेड पेबल जो लाइबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये लेवल। अब यहाँ तक कोई मसला किसी को एक्टिविटी नंबर 20 में? अगर आपको सेल्स का सिनेरियो समझ आ गया तो आप देख रहे हैं मोरल लेस क्या हो रहा है, ये रिवर्स ही हो रहा है। अच्छा, एक्टिविटी नंबर 21, लास्ट एक्टिविटी और
मुझे उम्मीद है कि आपको फिर अब सारे एडवांस के सिनेरियोज मैंने जो भी मैक्सिमम पॉसिबल सिनेरियोज मान सकते थे वो मैंने आपको कोशिश ये करा दी। 1 जनवरी को 40% एडवांस पेड फॉर द गुड्स वर्थ 4000 वाज पेड टू सप्लाई, यानी कि 1 जनवरी को पेमेंट हुई होगी 4000 का 40%, यहाँ बना सकते हैं, जगह कम। फर्स्ट 1 जनवरी को आपने पेमेंट की है 4000 इंटू 40%, 1600। 10 जनवरी को गुड्स वर रिसीव्ड फ्रॉम सप्लाई, 50% अमाउंट ड्यू वॉज पेड। पहले तो यहाँ पर बताओ कि भाई अमाउंट ड्यू कितनी रह गई थी। अमाउंट ड्यू थी टोटल 4000 थे, पे कर दिया था 1600 स्टेट को, तो स्टेट को अमाउंट ड्यू थी हमारे पास 2400। इस 2400 का भी उन्होंने क्या किया, 50% ऑफ द अमाउंट ड्यू पे कर दिया स्टेट को। तो 10 जनवरी को जो पेमेंट हुई है वो जो अमाउंट ड्यू थी यानी कि 2400 थी, उसका 50% पे हो गया। 2400 का 50% पे हो गया, यानी कि 1200 पेमेंट हो गई। एंड द रिमेनिंग पेमेंट शैल बी मेड ऑन 15 जनवरी। और 15 जनवरी को कितनी रिमेनिंग पेमेंट होगी, वी मेड द रिमेनिंग पेमेंट। ऑब्वियसली 40% पे हो गया, ड्यू रह गई 2400, उस 2400 का 1200 स्टेट को पे हो गया, और 15 जनवरी को बाकी रिमेनिंग पेमेंट पे हो गई होगी। तो 15 जनवरी को जो पेमेंट पता है कितनी होगी, 4000 टोटल थी, माइनस 1600 माइनस 1200। जो आपने पेमेंट की थी पेड ऑन 1 जनवरी, पेड ऑन 10 जनवरी, तो कितनी अमाउंट बची, 1200 की बाकी पेमेंट, रिमेनिंग पेमेंट आपकी 15 जनवरी को। अब इसकी अगर एंट्रीज करनी है तो बड़ी आसान है। 1 जनवरी को हम कहेंगे भाई एडवांस पे किया है, सिर्फ पेमेंट कितने की है, 1600 की। तो 1600 डेबिट और 1600 से ही क्रेडिट, एडवांस पेड एसेट, डेबिट 1600 से और 1600 से क्रेडिट कर देंगे कैश। फिर 10 जनवरी को हम कहेंगे कि 10 जनवरी जो वो है जिस दिन गुड्स रिसीव हुए हैं, तो इस दिन तो हम परचेज रिकॉर्ड करेंगे। और परचेज कितने कितने के गुड्स हैं आपके, परचेज एक्सपेंस आप रिकॉर्ड करेंगे 4000 से डेबिट। एडवांस आपका एडजस्ट होगा, एडवांस पेड एसेट आपका माइनस होगा कितने से, 1600 से, जितने से क्रिएट किया हुआ था। और बाकी आपने इस दिन दोबारा से कैश पेमेंट की है 1200, तो कैश आपका कम हो जाएगा 1200 से, और बाकी पेमेंट कर दी 1200। ये जो रिमेनिंग पेमेंट थी इस दिन क्या थी, रिमेनिंग पेबल, रिमेनिंग पेमेंट बिकम्स पेबल। इस दिन रिमेनिंग पेमेंट पेबल बन गई थी, क्यों, क्योंकि गुड्स डिलीवर हो चुके थे, अब जिम्मेदारी बन चुकी थी पैसे देना। तो ये जो बाकी जो 1200 है ये हम क्या कहेंगे, ये हमारा ट्रेड पेबल है, और ये ट्रेड पेबल रिकॉर्ड होता है तो क्रेडिट होता है। और जब हम पहुंचे 15 जनवरी को, तो हमने कितने पैसे पे कर दिए, कैश 1200, वो क्रेडिट हो गया, और डेबिट हमने कर दिया ट्रेड पेबल, क्योंकि पैसे पे कर दिए तो पेबल भी कम हो गया। और इस तरह हमारी एडवांस की कहानी खत्म होती है। जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई मसला, यहाँ तक कोई परेशानी, कोई सवाल किसी बच्चे का, किसी किस्म का। चले, वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है यार, आप लोगों को समझ आ रहा है।
चलो गुड। अच्छा, अगली ये बात है ना, ये मैंने आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में से ना एग्जामिनर को बहुत शौक है, आप लोगों ने टेस्ट भी दिए, आप लोगों को आइडिया होगा कि एग्जामिनर को पता नहीं पसंद होता है एसेट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इस ट्रांजेक्शन का, उस ट्रांजेक्शन का लाइबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इक्विटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये एग्जामिनर को बहुत पसंद है और इस पे एग्जामिनर बहुत ज्यादा एमसीक्यूज बनाते हैं। तो एक एरिया, इस एरिया को आपने ग्रिप करना है, एडवांस पे टू सप्लाई। एडवांस पे टू सप्लायर की क्या एंट्री सीखी थी? एडवांस डेबिट होता है एसेट, और कैश क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो एक एसेट बढ़ता है दूसरा एसेट कम होता है, ऐसे ही है ना, एक एसेट बढ़ता है दूसरा एसेट कम होता है। अभी मैंने कहा, शुरू कराया कि भाई इससे एसेट्स आपके क्या रहते हैं एडवांस देने से, अगर सप्लायर को पैसे पे करेंगे एडवांस तो एसेट्स आपके अनचेंज्ड रहेंगे। तो एसेट्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, इस ट्रांजैक्शन से लाइबिलिटी पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, और इस ट्रांजैक्शन से इक्विटी पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अब एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर का सिनेरियो डिफरेंट है। एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर होता था कि कस्टमर आपको पैसे देता था, कैश आपके पास डेबिट होता था। कैश डेबिट का मतलब है जी आपके एसेट्स जो हैं वो बढ़ गए हैं, और आपके पास इस सिनेरियो में एडवांस रिसीव क्या होती थी? एडवांस रिसीव बच्चों आपको मैंने बताया था लाइबिलिटी होती है ना, आप पे एक जिम्मेदारी आई थी, आपने अगले बंदे को गुड्स डिलीवर करने हैं, तो इसकी वजह से लाइबिलिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। तो देखो क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, एसेट इंक्रीज होते हैं, लाइबिलिटी भी इंक्रीज होती है, और इक्विटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता, क्योंकि एसेट्स भी बढ़ गए, उधर से लाइबिलिटी भी बढ़ गई, इक्विटी अनचेंज रही। सिंपल देख लो, सिंपल याद रखो, अगर एक क्वेश्चन में कैपिटल, आप कह लो ड्राइंग्स और इनकम और एक्सपेंसेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं है ना, नो इम्पैक्ट, तो ये आपके पास इक्विटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर किसी क्वेश्चन में, आसान याद रखो, आसान टेक्निक याद रखो, आसान टेक्निक, इससे गलतियां बहुत कम होगी। कोई ट्रांजैक्शन में, कोई सी भी ट्रांजैक्शन में कैपिटल, ड्राइंग्स, इनकम और एक्सपेंसेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। अगर कोई एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें कैपिटल, ड्राइंग्स, इनकम, एक्सपेंसेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो याद रखना, याद रखना, हमेशा ऐसे ही होगा, 100% ऐसे ही होगा, इक्विटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। अगर एक ट्रांजैक्शन में इन चार हेड्स में से किसी हेड में कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो इक्विटी पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, इक्विटी पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। इस तरह इसको याद रखना। यही 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 फॉर्मूला आप ऊपर भी लगा सकते हो, इन दोनों में आप ये लगा सकते हो। सही है जी, एडवांस को क्लोज करें, बस अपने आखिरी आखिरी एरिया पे जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बच्चों कॉन्ट्रा सेटलमेंट। कॉन्ट्रा सेटलमेंट, कॉन्ट्रा सेटलमेंट क्या होता है? कॉन्ट्रा सेटलमेंट क्या होता है याद रखना, कभी कभार, कभी कभार, बस बहुत सिंपल चीज है, ठीक है, इसको हम मुश्किल नहीं बनाते। कभी कभार क्या होता है, कभी कभार आपको एक पार्टी रिसीवेबल में भी आ रही होती है, पेबल में भी आ रही होती है। फॉर एग्जांपल एक अली बंदा है, इससे आपने गुड्स भी क्रेडिट पे खरीदे, इससे आपने गुड्स परचेज भी किए ऑन क्रेडिट पे, और आपने इससे, इसको गुड्स सेल भी किए ऑन क्रेडिट पे। ठीक है, एक ही बंदा है, एक ही पार्टी है, इससे आपने गुड्स परचेज भी किए और इसको आपने गुड्स सेल भी किए। अगर ऐसा हो जाए तो यही एक पार्टी हमारी रिसीवेबल्स में भी आ रही होगी, ये एक ही पार्टी हमारी रिसीवेबल्स में भी आ रही होगी। रिसीवेबल्स क्या होते हैं? करंट एसेट। और यही पार्टी हमारी, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, गुड्स परचेज की वजह से ये पार्टी हमारी पेबल्स में भी आ रही होगी, करंट लाइबिलिटी में, और यही पार्टी हमारी रिसीवेबल्स में भी आ रही होगी, करंट एसेट्स में।
तो कभी कभार हम कहते हैं कि यार एक ही पार्टी जिससे पैसे रिसीव भी करने हैं और इसको पैसे देने भी हैं, क्यों ना क्यों ना हम रिसीवेबल और पेबल्स आपस में क्या कर लें, कैंसल आउट कर लें। क्यों ना रिसीवेबल्स और पेबल्स आपस में क्या कर लें, कैंसल आउट कर लें, या इसको कहते हैं सेट ऑफ कर लें। यानी कि एक बंदा है उसने पैसे रिसीव भी करने हैं और उसको पैसे पे भी करने हैं। तो हम कहते हैं भाई कुछ पैसे तुमने मेरे देने, कुछ पैसे मैंने तुम्हें देने। तो इनमें जो कॉमन अमाउंट है उस अमाउंट से क्या करते हैं, सेट ऑफ कर लेते हैं। यानी कि मैं क्या करूंगा, अपना रिसीवेबल पेएबल खत्म कर लूंगा, तुम अपना रिसीवेबल पेएबल खत्म कर लेना। ये सेट ऑफ करने के लिए, ये जब सेट ऑफ करना होता है तो हम एक कॉन्ट्रा एंट्री पास करते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री पास करते हैं, ठीक है। हम ये सेट ऑफ करने के लिए कॉन्ट्रा एंट्री पास करते हैं। इसके दो रूल्स हैं। पहला, हमें पेएबल भी माइनस करना है, पेएबल भी पेएबल डेबिट करना है ताकि पेएबल कम हो जाए, और हमें अपना रिसीवेबल भी क्या करना है, रिसीवेबल भी क्या करना है, माइनस करना है ताकि रिसीवेबल कम हो जाए। अब आपको ये बात समझ नहीं आएगी, मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो पेएबल टू अली आ रहा है ₹100 का, और रिसीवेबल टू अली फ्रॉम अली आ रहा है बुक्स में पेबल टू अली भी आ रहा है और रिसीवेबल फ्रॉम अली भी आ रहा है ₹100। यानी कि अली से 100 रुपया लेना भी है और अली को 100 रुपए देने भी हैं। अली से हमने 100 रुपया लेना भी है और अली को हमने 100 रुपए देने भी हैं। अली से हमने 100 रुपया लेना भी है और अली को हमने 100 रुपए देने भी हैं। तो हमने अली को कहा यार अली, मैं ना अपने अकाउंट्स में इस चीज को सेट ऑफ करने लगा हूँ। सेट ऑफ का मतलब है ना मैंने तुम्हारे को पैसे देने हैं, ना मैंने तुम्हारे को पैसे देने हैं, ना तुमने मेरे को पैसे देने हैं। यानी कि मैं अपने बुक से इसका पेबल और रिसीवेबल क्या करूंगा, माइनस कर लूंगा। इस प्रोसेस को कहते हैं, क्या कर लूंगा मैं, रिसीवेबल और पेबल सेट ऑफ कर लूंगा। इसके दो असूल हैं, डेबिट और क्रेडिट। पेबल को मैं 100 से डेबिट करके खत्म कर दूंगा, रिसीवेबल को मैं 100 से क्रेडिट करके खत्म कर दूंगा। सही है। क्या ये बात सबको समझ आ रही है, क्या ये बात सबको समझ आ रही है? तो मैं ये बात करूंगा सेट ऑफ। इस सेट ऑफ को कहते हैं कि ये सेट ऑफ करना क्या होता है, इसे कहते हैं हमने कॉन्ट्रा एंट्री पास कर दी। इस सेट ऑफ करने को कहते हैं हमने कॉन्ट्रा एंट्री पास कर दी। इसके दो रूल्स हैं, बार बार बताई जा रहा हूँ। आप कह रहे होगे सर रूल्स बता नहीं रहे आप, क्या रूल्स हैं? इसका रूल नंबर 1 ये है, कॉन्ट्रा सेटलमेंट का रूल नंबर 1 ये है, ट्रेड पेबल्स डेबिटेड, ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिटेड। ट्रेड पेबल्स डेबिटेड, ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिटेड। रूल नंबर 2 ये है, रूल नंबर 2 ये है, इफ रिसीवेबल एंड पेबल अमाउंट इज डिफरेंट देन सेट ऑफ द लोअर अमाउंट। तो नोट कर लें, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसका क्या मतलब है। अच्छा भाई, इसका मतलब ये है बच्चों, समझो बात मेरी तुम लोग, कि कॉन्ट्रा सेटलमेंट
में ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट होते हैं, ट्रेड पेएबल्स क्रेडिट होते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट होते हैं, सॉरी, ट्रेड पेएबल्स डेबिट होते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट होते हैं। ट्रेड पेएबल्स डेबिट होते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट होते हैं। दूसरा रूल ये है कि अगर रिसीवर और पेएबल की अमाउंट डिफरेंट है, अगर रिसीवर और पेएबल की अमाउंट डिफरेंट है, तो जो लोअर अमाउंट होगी इन दोनों में से वो कॉमन अमाउंट होगी, वो कॉमन अमाउंट होगी। उस अमाउंट को क्या करना है, सेट ऑफ कर लेना है। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यानी कि मैं यहाँ पे ये कहता हूँ एग्जाम्पल में, पेबल टू अली ₹100, रिसीवेबल फ्रॉम अली ₹100। रुपीस लोअर करनी है ना, इसको लोअर कर देते हैं, ₹80। अब इन दोनों में से लोअर अमाउंट कौन सी है, ये 80 वाली, ये लोअर है। रिसीवेबल और पेबल को कंपेयर करें तो लोअर अमाउंट कौन सी है, 80। 100 और 80, 100 वर्सेस 80, कौन सी लोअर है, 80 लोअर है ना। तो अब आपने जो रिसीव पेबल्स को डेबिट करना है, आपने पेबल्स को जो डेबिट करना है यानी कि कैंसिल करना है, वो आपने 80 से करना है। और आपने जो रिसीवेबल को माइनस करना है, वो आपने 80 से करना है। ठीक है, समझ आ रही है बात। ये दो रूल्स हैं, ये दो रूल्स हैं, ये दो रूल्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है, जिनको आपने फॉलो करना है। इससे कॉन्ट्रा एंट्री पास होती है। ट्रेड पेबल्स डेबिट, ट्रेड रिसीवर्स क्रेडिट, और रिसीवेबल और पेबल की अमाउंट अगर डिफरेंट है तो जो लोअर अमाउंट होती है उसको सेट ऑफ करना होता है। जी, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल किसी बच्चे का? इलियास, मुझे समझ आ गई। इलियास उस पे आओ, इलियास माइक पे आओ, तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हें समझाऊंगा, सबको यस समझ आ सर। जाएगी। क्या हाल है, खैरियत से हो? तुम्हें पता था इस सवाल आना है। अच्छा, एक काम जी सर। करो, दो चीजें, एक है अल्हम्दुलिल्लाह सर। कॉन्सेप्ट, एक है एंट्री, अकाउंटिंग एंट्री आनी चाहिए। एक अकाउंटिंग एंट्री आनी चाहिए, एक है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, मगर पहले दोनों चीजों को टेस्ट करते हैं। अकाउंटिंग एंट्री समझ आ गई कैसे करनी है, कॉन्सेप्ट पे बाद में आते हैं। जब तक आप बच्चे ये नहीं ठीक है। कहेंगे सर हमें अकाउंटिंग एंट्री नहीं करनी आती, तब तक मैं कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा। सबसे पहला काम है अकाउंटिंग एंट्री सही करनी चाहिए कहीं। वो आ गई समझ, कॉन्सेप्ट मैं दे दूंगा। जी सर, अकाउंटिंग एंट्री समझ आ गई। अच्छा, अगर अकाउंटिंग एंट्री समझ आ रही है ना, तो मैं एक और एग्जांपल लिख रहा हूँ, ये आपने मुझे करके दिखानी है। एग्जांपल है, पेबल फ्रॉम, पेबल टू अली ₹70, रिसीवेबल फ्रॉम अली ₹100। अच्छा, मुझे इसकी एंट्री बताओ रूल्स को देखते हुए। इलियास, मुझे इसकी एंट्री बताओ रूल्स को देखते हुए, दोनों रूल्स की रोशनी में। यस सर। पेएबल डेबिट, पेबल, पेएबल डेबिट करेंगे 70 से, जी, और रिसीवेबल, और रिसीवेबल क्रेडिट करेंगे 70 से। ठीक हो गया। इसका मतलब है अकाउंटिंग एंट्री क्लियर है, मैंने बस ये टेस्ट करना है। जी रूल्स सर। क्लियर है, अकाउंटिंग एंट्री क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। क्या हर बच्चा इससे एग्री करता है? यस कह के मुझे चैट में बता दे। मैं कह रहा हूँ आपको, अकाउंटिंग एंट्री क्लियर है, रूल्स क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। क्या बच्चा, हर बच्चा इससे एग्री करता है? चलो वो बारी बारी होता है ना, हर एक टाइम पे एक चीज होती है ना, दोनों चीजें बजक वक्त कभी कभार कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियोज में नहीं समझ आती, कोई मसला नहीं, तोड़ के सीख लेते हैं। एंट्री आ गई है सबको, चले वेरी गुड। अब इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो इलियास, बात सुनो, दो एंट्रीज होती हैं। ये जो रिसीवेबल और पेबल है ना, रिसीवेबल और पेबल है, एक है इसका टाइम ऑफ जी सर। सेल, एक होता है इसका टाइम ऑफ पेमेंट।
एक होता है टाइम ऑफ सेल ठीक है। परचेज, एक होता है टाइम ऑफ पेमेंट, ऐसे ही। एक पेमेंट। होता है यस टाइम सर। ऑफ पेमेंट, टाइम ऑफ पेमेंट, ठीक है। कॉन्ट्रा एंट्री की जो टाइमिंग होती है ना, टाइम ऑफ सेल परचेज, क्रेडिट सेल की बात हो रही है, क्रेडिट सेल में भाई कॉन्ट्रा एंट्री कहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, जहाँ पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन है ना, जहाँ पे रिसीवेबल और पेबल कब जी जनरेट होता है, जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है। तो कॉन्ट्रा एंट्री बच्चों तुम लोगों ने याद रखनी है, जो सेट ऑफ करते हैं ना, टाइम ऑफ सेल के बाद करते हैं, और अभी उसको पैसे पे नहीं किए होते, उसके पहले बीच में कहीं पे यहाँ पर कॉन्ट्रा एंट्री पास कर रहे होते हैं। आ रही है बात समझ? जी सर। अच्छा, अब ये एंट्री समझो, अगर एक एग्जांपल मैंने तुम लोगों को समझा दी, तुम्हें समझा दी, तो तुम्हें दूसरी आ गई। पेबल टू अली ₹100 है, पेबल टू अली ₹100 है। अगर मैं ऐसे लिखूं, पेबल टू अली ₹100 है, इसका मतलब है अली से परचेज किए होंगे 80 रुपए के गुड्स, और अली का पेबल जनरेट किया 80 का, और फिर अली से परचेज किए 20 रुपए के गुड्स, और अली का पेबल क्रिएट कर दिया 20। मैं इसको ऐसे लिखूं या मैं ऐसे कर दूं, परचेज 100 और पेबल 100, इस तरह लिखूं, और इसको दो एंट्रीज में तोड़ के लिखूं, समझ आ रहा है? कॉन्सेप्चुअली समझ आ रही है बात? समझ आ रही है ना बात? जी सर, दोनों ठीक है, सीखनी। हाँ 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 जी। हाँ, गुड हो गया, ठीक है। तो इसकी वजह से पेबल आपका कितना आ गया, 80 और 20, सही है। जी अच्छा, सर। इसकी वजह से हम कह रहे हैं कि पेबल टू अली कितना है, 100 है, 100 अली को पेबल, इसलिए लेट सपोज टाइम ऑफ सेल परचेज पे एक ये एंट्री हुई होगी, और एक टाइम ऑफ सेल की एंट्री हम कर लेते हैं। यहाँ पे रिसीवेबल कितना है, 80 का, तो इसका मतलब है रिसीवेबल आपने क्रिएट किया, रिसीवेबल आपने अली का ही क्रिएट किया 80 से, और सेल कितने से माइनस कर दी, 80 से, सही है। और कॉन्ट्रा एंट्री सेल्स। पास करने, हाँ हाँ, कॉन्ट्रा एंट्री पास करने के लिए ना, कॉन्ट्रा एंट्री पास करने के लिए, कॉन्ट्रा एंट्री पास करने के लिए दो चीजें सेल कॉमन प्लस। होनी चाहिए, दो चीजें कॉमन होनी चाहिए। कॉन्ट्रा एंट्री पास करने के लिए दो चीजें कॉमन होनी चाहिए, नंबर वन अमाउंट, नंबर टू पार्टी। पार्टी का मतलब बंदा, यानी कि इस जी केस सर, में हमारे दोनों पास पार्टी। अली था। जो दोनों पार्टी में कॉमन अमाउंट होगी और कॉमन पार्टी होगी, इससे कॉन्ट्रा सेटलमेंट पास होगी। अब देखो बात सुनो, हमने परचेज की नंबर वन कह देते हैं, ये नंबर टू। अब यहाँ पे देखो, नंबर वन की पेबल था 80, नंबर टू पेबल था 20। अब रिसीवेबल उससे 80 आ रहा है। अब मैं कौन सा पेबल कैंसिल कर सकता हूँ, 80 वाला पेबल एटी पॉइंट वाला। ट्रांजेक्शन नंबर वन को कैंसिल कर सकता हूँ, या ट्रांजेक्शन नंबर टू को कैंसिल कर सकता हूँ? वन को मैंने कर जो सकते हैं। रिसीवेबल और पेबल को जो कैंसिल करना था ना, वो मैंने इस 80 को इस 80 से करना है। जी सर। आ रही है बात समझ? ये जो जी 20 सर। है ना, ये नेट अमाउंट हमारी बच जाएगी, और ये मैंने अली से, ये अब क्या करनी है, ये मैंने नेट अमाउंट पेबल की साइड पे बची है, मैंने इससे इसको पे करनी है, इसको पे करनी है, शेल बी पेड, शेल बी पेड ऑन टाइम ऑफ और पेमेंट। पेमेंट, सही है। मगर जब कॉन्ट्रा एंट्री पास करनी है, तो रिसीवेबल में भी 80 आ रहा था, इस 80 से पेबल का जो 80 जो कॉमन अमाउंट थी, इसको कैंसिल करना था। इसलिए मैंने यहाँ पर एंट्री पास की, मैंने यहाँ पर एंट्री पास की कि भाई रिसीवेबल 80 से खत्म क्रेडिट करके, और 80 से पेबल क्रेडिट करके खत्म। जब मैंने ये एंट्री पास की, तो मैंने इस 80 को इस 80 से कैंसिल कर दिया, ये पेबल 20 का बच गया, ऐसे ही है। तो मैंने आपको, तुमने ये पूछा था जी ना सर, सर। ये 20 का पेबल कहाँ जाएगा, फिर 20 का पेबल कहाँ जाएगा, ये पूछ रहे थे तुम, हम्म, या ये 20 के जी। पेबल की, अब ये 20 का पेबल जो मैंने है वो मैंने टाइम 20 ऑफ की एंट्री पेमेंट क्यों पे नहीं चला कराई, जाएगा। क्योंकि 20 की जो एंट्री है, उसकी कॉन्ट्रा एंट्री से ताल्लुक नहीं। 20 की एंट्री का ताल्लुक किससे है, टाइम ऑफ पेमेंट ठीक। से। जब टाइम ऑफ पेमेंट जब भी आएगा, आपसे नहीं पूछ रहे कि पेमेंट्स। जब भी ये टाइम ऑफ पेमेंट आएगा, जब भी ये टाइम ऑफ पेमेंट आएगा, ये जो 20 रुपए हैं, ये 20 रुपए इस टाइम ऑफ पेमेंट पे हो जाएंगे। पेबल आपका फिर खत्म हो जाएगा, पेबल जी। 20 से खत्म हो जाएगा, 20 से जैसे टाइम ऑफ पेमेंट पे एंट्री करते थे, वैसे कैश। एंट्री कर लेंगे। कैश या बैंक। हाँ, मगर मैं ठीक तुम्हें हो गया। समझा रहा था, मैं तुम्हें टाइम ऑफ पेमेंट की एंट्री नहीं करा रहा था, इसलिए मैंने सिर्फ, मेरा टारगेट ये जो येलो बीच का एरिया ये है। तो याद रखना, हमेशा जो जी सर। कॉमन अमाउंट होगी दोनों में, वो कैंसिल आउट होगी ना, और नेट अमाउंट रिसीवेबल या पेबल की जो होगी, वो पे होगी टाइम ऑफ पेमेंट पे। उसके लिए टाइम ऑफ पेमेंट तक इंतजार करना पड़ेगा।
कॉन्ट्रा एंट्री कहीं बीच के अंदर हो रही होती है ताकि नेट पेबल या नेट रिसीवेबल क्रिएट हो जाए। ये इसकी सेंस है। अब मुझे बताओ, समझ आइए इलियास? जी सर, क्लियर हो गया। चलो बाकियों को। थैंक यू सर। ठीक है चलो go। यहाँ पे भी ऐसे ही है, देखो कॉमन पेबल टू वाली 70 कॉमन था, तो पेबल सारा कैंसल आउट हो गया, पेबल ये सारा माइनस हो गया, ये सारा कैंसिल कर दिया, और रिसीवेबल में से आपने कितनी अमाउंट निकाली 70। इसका जो रिमेनिंग 30 है ना, वो पे हो जाएगा, शेल बी पेड ऑन, शेल बी रिसीव्ड, क्योंकि रिसीवेबल बच रहा है ना, शेल बी रिसीव्ड ऑन टाइम ऑफ पेमेंट। तो एग्जैक्ट इसी तरह रिसीवेबल जो होगा 100, हमने कॉन्ट्रा एंट्री पास करनी, हमने टाइम ऑफ पेमेंट की एंट्रीज पास नहीं करनी, जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो टाइम ऑफ पेमेंट पे क्लियर हो जाएगी। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा मुझे आप लोग एक बात बताओ, मैं क्लास थोड़ी सी एक्सटेंड करके आपको ये चैप्टर कंप्लीट करवा दूं, हमारी मंडे की भी छुट्टी आ गई है। ठीक है, फिर आपके मिड्स में भी ये चैप्टर है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको ना कंप्लीट करवा दूं। ठीक है चलो गुड। आगे बहुत आसान चीज है, ये कॉन्ट्रा सेटलमेंट थोड़ा ट्रिकी था। ठीक है, ये जो मैंने सारी बातें बताई है ना, ये यहाँ पे बस इंग्लिश में लिखी हुई है। अच्छा, नेचर ऑफ अकाउंट बैलेंसेस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और इसको मैं आसान तरीके से समझाता हूँ, ये तुम लोग बाद में देखना चाहो तो देख लेना, और ये तुम लोगों को कुछ हद तक आता भी है। आपको पता है भाई, दो टीमें होती हैं, एक है ड्राइंग्स की टीम, एक्सपेंसेस की टीम, एसेट्स, और एक है कैपिटल, लाइबिलिटीज और इनकम्स। इनकी टीम में दो और रेलू कट्टे अकाउंट्स आ गए थे, रेलू कट्टे तो नहीं कहेंगे सॉरी। इनकी टीम में इधर से तो टूट के कुछ अकाउंट्स आए थे, सेल, रिटर्न, सेल का फॉल, सेल अगर इनकम है तो उसका फॉल भी ऑपोजिट साइड पे आ गया, और डिस्काउंट अलाउड। ठीक है जी। तो एक है हमारे पास टीम ए, एक है हमारे पास टीम डेड, और एक है हमारे पास टीम क्लिक। ठीक है जी, हमारे पास एक है टीम डेड, उनके पास कुछ शर्ट्स हैं, इन्होंने अपनी शर्ट सिलवाई है। ठीक है, और उस पे लिखा हुआ है ऐसे करके, टीम डेड। ठीक है, और फिर हमारे पास यहाँ पर एक और टीम है कैपिटल लाइबिलिटीज इनकम, इनके साथ भी दो लोग आके मिल गए हैं, उनका नाम है परचेज रिटर्न और डिस्काउंट रिसीव्ड। और इनकी टीम्स ने भी अपनी पूरी कैलोकेट सिलवाई है, उस पे लिखा होता है टीम क्लिक। ये जी दो दो टीमें होती हैं हमारे पास, एक होती है टीम डेड और एक है हमारे पास टीम क्लिक।
ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में मुखालिफ है। जैसे टीम्स होती हैं आपस में, जैसे टीम्स आपस में मुखालिफ होती हैं, इसी तरह टीम डेड और टीम क्लिक का भी बड़ा आपस में भाई डेडली सीन है। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। टीम डेड की टीम में कितने खिलाड़ी हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच। और टीम क्लिक की टीम में भी पांच खिलाड़ी हैं, फोर और फाइव। सही है जी। इन दोनों का जो होता है ना आपस में क्या होता है, बड़ा ऑपोजिट सीन होता है। ठीक है जी। इनमें बुनियादी इख्तिलाफ की वजह क्या है? टीम डेड की असल में क्या है, डेबिट नेचर। टीम डेड के जो बैलेंसेस हैं, डेबिट नेचर बैलेंसेस, डेल लिख रहा हूँ, ठीक है, बी एल का मतलब बैलेंसेस। और टीम क्लिक के क्या होते हैं, क्रेडिट नेचर, क्रेडिट नेचर बैलेंसेस। इसलिए इनका बड़ा ऑफ सीन है आपस में क्योंकि डेबिट और क्रेडिट शुरू से दुश्मन थे, एक दूसरे के ऑपोजिट थे। तो इसी तरह भाई ये दोनों भी जो टीम्स के लोग हैं ना, ये भी आपस में क्या है, दुश्मन है। अच्छा, टीम डेड का कोई भी अकाउंट होगा, टीम डेड का लेट सपोज आप कोई भी अकाउंट फर्ज कर लो, मैं यहाँ पर आपके पास कैश का अकाउंट फर्ज कर लेता हूँ, ये टीम डेड का अकाउंट। इसके डेबिट जो होते हैं यहाँ पे प्लस होते हैं और क्रेडिट इसका माइनस होता है। और टीम क्लिक के जो भी क्रेडिट के अकाउंट्स हैं, लेट सपोज मैं एक लाइबिलिटी का अकाउंट एज्यूम कर लेता हूँ, टीम क्लिक का, ये जब भी बढ़ती है तो यहाँ क्रेडिट होती है, जब भी कम होती है तो ये डेबिट होती है। ये बातें आपने पढ़ी। हमेशा याद रखना, टीम डेड का बैलेंस कैरी डाउन इस साइड पे आएगा। बैलेंस कैरी डाउन का मतलब क्लोजिंग बैलेंस। आपने बैलेंस बॉट डाउन भी पढ़ लिया था ना। और हमेशा इनका जो ओपनिंग बैलेंस होगा, बैलेंस बॉट डाउन, यानी कि जो लास्ट पीरियड का क्लोजिंग बैलेंस था, ये जो है, ये जो है इस डेबिट साइड पे, ये हमेशा ऐसे ही होगा, हमेशा ऐसे ही होगा। क्योंकि बैलेंस बॉट डाउन का मतलब है, ओपनिंग बैलेंस का मतलब है कि इसको ऐड करना है। और बैलेंस कैरी डाउन रिमेनिंग बैलेंस होता है जब डेबिट एक्सीड करती है क्रेडिट साइड से। तो डेट का अगर कभी भी बैलेंस आएगा, तो क्योंकि डेबिट साइड इसका एडिशन जो होता है वो डेबिट पे लिखा जाता है, और इसको जब डिलीट करते हैं, रिमूव करते हैं तो क्रेडिट पे। तो रिमूवल कभी भी एडिशन से ज्यादा नहीं हो सकता, रिमूवल कभी भी एडिशन से ज्यादा नहीं हो सकता, इसलिए इसका हमेशा बैलेंस कैरी डाउन क्रेडिट साइड पे आएगा। और एग्जैक्ट यहाँ पर जो होगा, इसका जो टीम क्लिक है, इसका कोई बैलेंस, इसका कोई बैलेंस बॉट डाउन यानी कि ओपनिंग बैलेंस, वो क्रेडिट साइड पे होगा। और इसका हमेशा बैलेंस कैरेट डाउन यानी कि जो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस होता है वो डेबिट साइड पे। ये बातें आप लोगों को पहले पता थी। एक और चीज भी आपको पता है, टीम डेड का बेशक बैलेंस डेबिट पे लिखा हो, बेशक बैलेंस क्रेडिट पे लिखा हो, इस बैलेंस की क्या नेचर होगी, इसको कहेंगे ये डेबिट बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है। इसको क्या कहेंगे, ये क्या है, डेबिट बैलेंस है। और टीम क्लिक जो है, टीम क्लिक जो है, इसका जो ये बैलेंस है क्रेडिट पे, ये क्रेडिट पे लिखा हुआ है तब भी ये क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। और ये अगर डेबिट पे लिखा हुआ है तो तब भी इसको क्या कहेंगे, क्रेडिट बैलेंस ही कहेंगे। अच्छा, फर्क ये आ जाएगा कि ये हम ये कह सकते हैं ये डेबिट बैलेंस है ऑन डेबिट साइड, और ये डेबिट बैलेंस है ऑन क्रेडिट साइड। ये हम लिख सकते हैं मैक्सिमम, ये क्रेडिट बैलेंस है ऑन डेबिट साइड, और ये क्रेडिट बैलेंस है ऑन क्रेडिट साइड। और क्रेडिट साइड को ना आप राइट साइड भी कह सकते हैं, और डेबिट साइड को आप लेफ्ट साइड भी कह सकते हैं।
यहाँ तक किसी बच्चे को किसी बात में कोई कंफ्यूजन, जहां तक किसी बच्चे को किसी बात में कोई कंफ्यूजन। सही है। हाँ भाई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब यही बात आप लोगों को मैंने इधर टेबल में लिखी है, ये आप देख लीजिए। यही बात टेबल में लिखी है, ये आप देख लीजिए। अच्छा, कुछ आपको मैं एमसीक्यूज देता हूँ ट्राई करने के लिए, ट्राई कीजिएगा। 24 एमसीक्यूज है, मेरा ख्याल है कुछ स्टूडेंट्स जा भी रहे हैं क्लास छोड़ के। तो भाई इसको मैं यहीं तक रखता हूँ, ठीक है। बस अब मैं सोच रहा हूँ मंडे को ना आप लोगों की एक छोटी मुख्तसर सी क्लास रखेंगे। उसमें से ये 24 एमसीक्यूज में आपको जो प्रॉब्लम्स होंगी ना, मैं सिर्फ वो डिस्कस करूंगा। सही है। बस छोटी सी क्लास कर लेते हैं मंडे को। और 24 एमसीक्यूज में जो आप लोगों को प्रॉब्लम अगर आती है, कर लें, क्या कहते हैं आप लोग? ठीक है, छोटी क्लास एक रख लेते हैं 24 एमसीक्यू, अभी फिर लेंथी हो जाएगा ये। जो प्रॉब्लम्स आएंगे ना डिस्कस, मेरा ख्याल है हार्डली कोई 20 मिनट्स या 30 मिनट्स के अंदर वाइंड अप हो जाएगा ये। सही है। तो फिर ये चैप्टर आपका इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। आप मेरे नोट्स अच्छी तरह कर लें, चीजें बस समझ लें, रिवाइज कर लें। मिड आपका बहुत आसान है, मिड मैंने आपका बहुत आसान बनाया है। टॉपिक 1 टॉपिक 2 अच्छी तरह अगर आपने चीजों पे ग्रिप है, अगर आपने लेक्चर्स लिए हुए हैं, तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं, फुल नंबर भी आ सकते हैं। तो बस इसका ख्याल रखिएगा, मिड की आप टेंशन इतनी ना लें। बस एक छोटी सी आधे घंटे का टाइम स्लॉट जहन में रखिएगा, इंशाल्लाह हम मंडे को इसको फिर हम कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ख्याल रखिएगा अपना यार। अल्लाह हाफिज।